दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल इतिहास तरंगिणी में। हम प्राचीन भारतीय इतिहास को कंटिन्यू किए हुए हैं और हमारा अध्ययन मगध साम्राज्य के प्रथम ऐतिहासिक राजवंश हर्यक राजवंश पे चल रहा था। हमने पिछले वीडियो में हर्यक राजवंश के 3 महत्वपूर्ण शासकों का उल्लेख किया था, जिसमें हमने पहले महत्वपूर्ण शासक बिंबिसार के ऊपर विस्तार से अध्ययन किया। बिंबिसार का जो शासनकाल रहा वह 544 बीसी से 492 बीसी तक रहा और बिंबिसार ही हर्यक राजवंश का संस्थापक माना जाता है। बिंबिसार की हत्या करके इसका पुत्र अजातशत्रु शासक बनता है। तो इस वीडियो में हम अजातशत्रु को विस्तार से समझेंगे, जिसका शासनकाल 492 से लेकर 460 ईसा पूर्व तक रहा। इसके बाद हम इसके अगले वीडियो में इसके अगले शासक उदयन पर चर्चा करेंगे और इसके अंतिम शासक के रूप में हर्यक राजवंश के अंतिम शासक के रूप में हम नागदशक को जानते हैं। ये जो वीडियो है यह सिविल सर्विस के एग्जाम्स के लिए, स्टेट पीसीएस या लोअर पीसीएस एग्जाम्स के लिए और साथ ही नेट जेआरएफ में जहां भी एंशिएंट हिस्ट्री का सेक्शन है उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वीडियो। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं वीडियो में आगे। टॉपिक है आज का अजातशत्रु। अजातशत्रु को हम दूसरे नाम कुनिक से भी जानते हैं। इसके पिता जो बिंबिसार थे उनका एक और नाम मिलता था श्रेणिक। उसी प्रकार अजातशत्रु का भी एक नाम मिलता है कुनिक। इसका शासनकाल था 492 से 460 ईसा पूर्व तक। जिस प्रकार हमने समझा था बिंबिसार जब राजगद्दी पे बैठता है तो उसके समक्ष कुछ चुनौतियां थी, जैसे अवंती की चुनौती थी, कौशल के साथ उसके संबंध स्थापित करने थे, वज्जी संघ से उसके संबंध कैसे रहे और अंग से उसका जो संघर्ष चला, वो कुछ चुनौतियां रही बिंबिसार के सामने जब वह शासक के रूप में आसीन होता है। इसी प्रकार जब अजातशत्रु मगध साम्राज्य का शासक बनता है तो इसके समक्ष भी कुछ चुनौतियां रही। तो हम फिर से उसी प्रकार इसके समक्ष जो चुनौतियां रही उस पे और उसने किस प्रकार उन चुनौतियों का सामना किया, किस प्रकार उसका समाधान निकाला, हम उस पर चर्चा करेंगे। और अंतिम रूप से हम इसके अजातशत्रु की जो धार्मिक नीतियों का उल्लेख मिलता है हम उस पर भी चर्चा करेंगे। तो मित्रों, अजातशत्रु के सामने जो पहला चुनौती था वह यह था कि कौशल और मगध के मध्य जो लंबे समय से संघर्ष चला आ रहा था वह चुनौती के रूप में अजातशत्रु के सामने था। आपको याद होगा जब हम बिंबिसार पढ़ रहे थे तो हमने देखा था किस प्रकार काशी का प्रांत बिंबिसार को दहेज में प्राप्त होता है कौशल से। ठीक है, यानी कि मगध के शासक के पास जो काशी का प्रांत था वह दहेज के रूप में आता है। तो हमने यह भी पढ़ा कि जब बिंबिसार की हत्या करके राजगद्दी पे बैठता है अजातशत्रु तो बिंबिसार की जो पत्नी थी जिसका नाम था महाकोशला, वह कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी और बिंबिसार की हत्या करने के बाद महाकोशला उसके दुख से उसकी भी मृत्यु हो जाती है। तो बिंबिसार की हत्या किसने की थी? तो अजातशत्रु ने, उसके पुत्र ने। और इस कारण उसके मामा प्रसेनजीत उससे क्रोधित हो जाते हैं और पति के मृत्यु के दुख में उसकी पत्नी यानी प्रसेनजीत की बहन महाकोशला उसका देहांत हो जाता है। तो इसी क्रोध में प्रसेनजीत अजातशत्रु से उसके पिता को दिया गया दहेज के रूप में काशी का प्रांत वापस छीन लेता है। तो कौशल और मगध के बीच, अजातशत्रु के कालखंड में कौशल और मगध के बीच जो संघर्ष का कारण रहा वह था काशी का प्रांत। अब देखिए, संयुक्त निकाय जो बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इसमें हमें कौशल तथा मगध के बीच में दीर्घकालीन संघर्ष की चर्चा मिलती है। ऐसा होता है कि सबसे पहले अजातशत्रु जब प्रसेनजीत पे आक्रमण करता है, अभियान करता है, तो प्रथमतः प्रसेनजीत पराजित हो जाता है, लेकिन जब पलटवार करता है प्रसेनजीत तो अजातशत्रु हार जाता है। यह संयुक्त निकाय में इसकी चर्चा मिल रही है कि पहले प्रसेनजीत पराजित होता है, फिर पुनः अजातशत्रु पराजित हो जाता है, लेकिन अंततः क्या होता है कि दोनों के बीच में संधि हो जाती है और संधि के तहत प्रसेनजीत अपनी पुत्री का विवाह अजातशत्रु से कर देता है। तो आप ध्यान देंगे कि जो कौशल और मगध के बीच में कारण रहा संघर्ष का वह था काशी का प्रांत और इसका समाधान किस प्रकार होता है?
तो वैवाहिक संबंध पुनः स्थापित किए जाते हैं, जिस प्रकार बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे कौशल के साथ। तो प्रसेनजित की जो पुत्री है वजीरा, इसका विवाह अजातशत्रु से होता है और काशी पुनः दहेज के रूप में मगध में मिल जाता है, और यह अंतिम रूप से काशी है जो मगध में मिल जाता है। तो हमने समझा कि किस प्रकार कौशल और मगध के बीच में जो संघर्ष चल रहा था उसका समाधान करता है अजातशत्रु। दोनों के मध्य में एक संधि होती है, इस संधि के तहत दोनों अपने टेरिटरी को सेफ रखते हैं, लेकिन काशी का जो प्रांत था वह पुनः एक बार मगध में शामिल हो जाता है और यह अंतिम रूप से मगध में शामिल हो जाता है। तो हमने मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के रूप में जब हम इसको पढ़ रहे हैं इस टॉपिक को, तो आप समझिए कि जो मगध महाजनपद है वो पटना और गया के आसपास का क्षेत्र है। आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, ये बिहार का मैप हो गया और ये हो गया पटना का क्षेत्र और ये हो गया का क्षेत्र, यानी कि इस क्षेत्र में अभी मगध का टेरिटरी है। ये रहा काशी का प्रांत बनारस के आसपास। अब काशी पूर्ण रूप से मिल गया मगध में, तो मगध की टेरिटरी इतनी हो गई। इधर अंग का प्रांत था पूर्व में, मगध के पूर्व में अंग का प्रांत था, जिसे अंतिम रूप से बिंबिसार ने मिला लिया था मगध में। तो मगध की टेरिटरी अब हम देख रहे हैं कि साम्राज्यवादी स्वरूप लेना प्रारंभ कर चुका है। पहली शुरुआत बिंबिसार ने करी मगध को विस्तार देने में, और दूसरी जो सफलता प्राप्त होती है उसके पुत्र अजातशत्रु को होती है, क्योंकि वह कौशल से संबंध स्थापित करता है, साथ ही काशी का प्रांत भी लेता है और अंग पहले से उसमें शामिल था ही। अब अगली चुनौती इसके सामने क्या है? अगली चुनौती है वज्जी संघ। वज्जी संघ अजातशत्रु के सामने बड़ी चुनौती थी। इसके दो कारण हमें मिलते हैं। देखो, अब हमें समझना है कि इन दो कारणों में कौन सा कारण उपयुक्त है, क्योंकि दो कारण हमें दो अलग अलग जगहों पर चर्चा मिलती है। पहली जो कारण बताई जाती है वह बताई जाती है, एक ग्रंथ है जिसका नाम है सुमंगल विलासिनी। ध्यान देंगे, पहला जो सोर्स हमें मिलता है वज्जी और मगध के बीच में संघर्ष का, उसका जो कारण हमें मिलता है वह मिलता है किस पुस्तक में? सुमंगल विलासिनी में। सुमंगल विलासिनी में क्या चर्चा मिलता है कि गंगा नदी के किनारे एक रत्नों का खान था। एक ऐसे जगह का उल्लेख मिलता है गंगा नदी के तट पे जहां रत्नों का खान था, और ये रत्नों का खान जो है यह कारण बनता है वज्जी और मगध के बीच में संघर्ष का। देखिए क्या होता है कि जो वज्जी है ये बिहार का क्षेत्र है, उत्तर बिहार के क्षेत्र में वज्जी संघ का क्षेत्र था, लिच्छवी गणराज था। यहाँ दक्षिण बिहार का क्षेत्र में मगध का साम्राज्य था और इसी क्षेत्र में रत्नों का खान था। प्रारंभ में क्या होता है कि इसे आधा आधा बांट लिया गया था। एक संधि के तहत वज्जी और मगध के बीच में इन रत्नों के खान का बंटवारा किया गया था। लेकिन क्या होता है कि वज्जी संघ इस संधि का उल्लंघन करते हुए इस रत्नों के खान पे अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित करना चाहता है। तो यह एक कारण हमें दिखता है मगध और वज्जी के बीच में संघर्ष का। किसके समय? अजातशत्रु के समय। हालांकि हम यह देखते आ रहे हैं कि बिंबिसार के समय से ही वज्जी और मगध के बीच में संबंध अच्छे नहीं रहे, और यह युद्ध के रूप में परिणत होता है कब? जब अजातशत्रु गद्दी पे बैठता है। तो अजातशत्रु के समय मगध तथा वज्जी के बीच में पहला कारण हम देखते हैं जो गंगा नदी के किनारे रत्नों का खान होता है, उस पे वज्जी अपने संधि का उल्लंघन करते हुए पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश करता है। दूसरा कारण हमें क्या मिलता है कि बिंबिसार की जब मृत्यु होती है, जब उसकी हत्या कर दी जाती है अजातशत्रु के द्वारा, तो उसकी जो दूसरी पत्नी थी चेलेना मायके जाकर आत्महत्या कर लेती है। जब चेलेना मायके जाके आत्महत्या कर लेती है तो जो अजातशत्रु है उसके दो सौतेले भाई थे। चेलेना से दो पुत्र थे, हल और बेहल। हल और बेहल अभी छोटे थे, अजातशत्रु शासक बन चुका था। हल और बेहल को इसके पिता बिंबिसार ने एक दो बड़े बड़े हाथी दिए थे जिसका नाम था शेषनाग हाथी, और उन्हें रत्नों का कीमती हार दिया था। ध्यान से देखेंगे, हल और बेहल को जो कि अजातशत्रु के सौतेले भाई थे, उसे कुछ हाथी दिए गए थे उपहार में और कुछ रत्नों के हार दिए गए थे उपहार में। अजातशत्रु इन दोनों चीजों की डिमांड करता है। हल और बेहल क्या करते हैं कि इन दोनों चीजों को देने से मना कर देते हैं, और अजातशत्रु के भय के कारण वो अपने नाना चेटक के पास चले जाते हैं वापस वैशाली।
लिच्छवी, ठीक है। तो अजातशत्रु अपने नाना चेटक से इन दोनों की डिमांड रखता है कि हल और बेहल को वापस भेजिए, मुझे उन दोनों चीज की आवश्यकता है, शेषनाग हाथी और रत्नों का हार मुझे चाहिए। और चेटक इन दोनों को देने से मना कर देता है। तो हम समझ पा रहे हैं यहाँ पे कि हमारे सामने दो कारण बताए जा रहे हैं मगध और वज्जी संघ के बीच में संघर्ष का। अच्छा, इतिहासकार जो हैं वह पहले वाले कारण को ज्यादा तर्कसंगत मानते हैं, अधिक तर्कसंगत मानते हैं। क्यों? क्योंकि जो गंगा नदी है वहां इसकी महत्ता के कारण से, महत्ता को दृष्टि में रखते हुए हम इस पहले वाले कारण को अधिक तर्कसंगत मानते हैं, क्योंकि यह व्यापार के दृष्टिकोण से प्रमुख माध्यम रही गंगा नदी। तो हो सकता है कि गंगा नदी व्यापार के माध्यम से ज्यादा तर्कसंगत रही होगी, क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग वर्णन मिल रहा है। तो हम इसके भाव से लगा सकते हैं कि वज्जी, देखो वैसे तो 8 राज्यों का संघ था, वो गणराज्य था, तो वो था बहुत मजबूत। और हमें जो दो हमें बड़े बड़े महाजनपद दिख रहे हैं, मगध और वज्जी, इन दोनों के बीच में संघर्ष का कोई बहुत बड़ा कारण होना चाहिए, नहीं तो कोई भी अपने ऐसे प्रतिद्वंदी के सामने प्रत्यक्ष रूप से युद्ध में खड़ा नहीं होना चाहेगा। तो यहाँ एक बड़ा फैक्टर दिखता है, ये रत्नों का खान और गंगा नदी से व्यापार पे नियंत्रण। अब आगे देखते हैं वज्जी संघ के साथ उसने किस प्रकार से अपने चुनौती का सामना किया। हम जानते हैं कि अजातशत्रु का जो टाइम पीरियड है और जो गौतम बुद्ध का जो टाइम पीरियड है वह लगभग लगभग समान था, दोनों समकालीन थे। अजातशत्रु गौतम बुद्ध का मित्र भी था, उनका संरक्षक भी था। तो जब इसके सामने यह समस्या आती है कि किस प्रकार वज्जी संघ को जीता जाए, जो कि एक मजबूत संघ है, तो उसके लिए यह जाता है बेलून बिहार, जहां महात्मा बुद्ध उस वक्त वहां स्थित थे, वहां बैठे हुए थे, वहीं उनका निवास स्थान बना हुआ था। तो तत्कालीन बेलून बिहार में जब अजातशत्रु पहुंचता है, महात्मा बुद्ध से इस विषय में चर्चा करता है, तो महात्मा बुद्ध सलाह देते हैं कि देखो वज्जी संघ एक मजबूत गणराज्य है, मजबूत संघ है, तो उस पर डायरेक्ट हमला करना सही नहीं होगा। तुम्हें क्या करना चाहिए कि इस 8 संघ में, 8 जो संघ हैं, इनमें तुम्हें भेद डालना होगा ताकि ये टूट जाए, अलग हो जाए, बिखर जाए, और उसके बाद तुम एक एक करके इन पे विजय प्राप्त कर सकते हो। यानी कि महात्मा बुद्ध के सलाह के बाद अजातशत्रु एक गुप्तचर को नियुक्त करता है जिसका नाम था वत्सकार। कहीं कहीं वत्सकार भी लिखता है, वत्सकार, या कहीं वत्सकार देता है। तो अजातशत्रु वज्जी संघ को जीतने के लिए सबसे पहले एक गुप्तचर को अपॉइंट करता है जिसका नाम था वत्सकार। ये किसकी सलाह से कर रहा है? महात्मा बुद्ध की सलाह से। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक विचार निकल के आता है, महात्मा गांधी वर्सेस महात्मा गौतम बुद्ध। महात्मा गांधी राजनीतिक हिंसा को हिंसा की श्रेणी में ही रखते थे, लेकिन यहाँ महात्मा बुद्ध जो अहिंसा के द्योतक माने जाते हैं, उन्होंने यहाँ ऐसी सलाह दे डाली जिससे कि राजनीतिक हिंसा हो सकती थी, और हुई भी। तो यहाँ महात्मा गांधी का जो विचार है अहिंसा को लेके, वो महात्मा बुद्ध से थोड़ा ऊपर देखने को हमें मिलता है कि महात्मा बुद्ध ने राजनीतिक हिंसा को हिंसा नहीं माना, जबकि महात्मा गांधी राजनीतिक हिंसा को भी हिंसा मानते थे। ये तो रही विवाद का विषय, इसको हम साइड रखते हैं। आते हैं टॉपिक पे कि अजातशत्रु ने वत्सकार को अपॉइंट किया कि जाओ वज्जी संघ में फूट डालो और उसके पश्चात हम आक्रमण करेंगे। तो वज्जी संघ में जब भेद पड़ जाता है तो अजातशत्रु लिच्छवियों पे आक्रमण करता है, और यह आक्रमण करता है 484 बीसी के टाइम पीरियड में। और ये कहा जाता है कि यह युद्ध लगभग 16 वर्षों तक चला, घमासान युद्ध हुआ, और इसके पश्चात अजातशत्रु वज्जी संघ पे अपना विजय पताका लहरा देता है। यहाँ पे इस युद्ध में 2 विशेष प्रकार के शस्त्रों का उल्लेख मिलता है। पहला उल्लेख मिलता है रथ मूसल का। आपने बाहुबली की मूवी देखी होगी, उसमें इस प्रकार के रथ का इस्तेमाल करके दिखाया गया कि जिसके आगे जो सर्कुलर ब्लेड्स हैं वो ब्लेड्स लगी हुई थी। इसे संज्ञा दी गई है रथ मूसल की।
और आपने बाहुबली में ही एक देखा होगा ऐसे प्रकार का जिसमें बाहुबली ही इस्तेमाल करता है। इससे बड़े-बड़े पत्थर रख के प्रोजेक्टाइल यानी कि प्रक्षेपास्त्र के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिससे संज्ञा दी गई है महाशिला कंटक। महा यानी बड़े-बड़े विशाल, शिला यानी पत्थर, कंटक मतलब हमलावर। यानी कि बड़े-बड़े पत्थरों से हमला किए जाने वाले प्रक्षेपास्त्रों का इस्तेमाल होता है इस वज्जी और मगध के बीच में जब युद्ध होता है। 16 वर्षों तक संघर्ष चलता है। इसमें 2 महत्वपूर्ण शस्त्रों का उल्लेख मिलता है। पहला है रथ मूसल, दूसरा है महाशिला कंटक। लिच्छवी अंतिम रूप से मगध में मिला लिया जाता है। तो अब मगध का जो हम देखते हैं साम्राज्य पूर्व में अंग से पहले ही शांत हो चुका है, अंग मिल चुका था बिंबिसार के समय ही। यहाँ वज्जी हम देख रहे हैं अजातशत्रु के समय मगध में मिल चुका है, और हम देख रहे हैं कि काशी का प्रांत जो है वह भी मिल चुका है किसमें, मगध में। तीसरी जो चुनौती थी वह थी अवंती की चुनौती। अवंती कहाँ थी? अवंती थी उज्जैन में। अवंती की राजधानी थी उज्जैनी जो आज का उज्जैन है, यह मध्य प्रदेश में था। कहाँ था? मध्य प्रदेश के क्षेत्र में। यह शुरू से ही ताकतवर मजबूत महाजनपद रहा था। यहाँ का जो शासक था प्रदोत, वह जाना ही गया था अपने क्रूरता के लिए और अपने जो शौर्यवान जो होता है, शौर्य पुरुष होते हैं, वैसी इसकी ख्याति थी। इसलिए इसके नाम के साथ लगता था चंड प्रदोत। तो जो तीसरी चुनौती थी अवंती, वह उतनी ही मजबूत स्थिति में थी जितनी की मगध। इसलिए यहाँ पे कोई प्रत्यक्ष संघर्ष युद्ध नहीं होता है और दोनों के बीच में संधि हो चुकी रहती है और वही संधि चल रही होती है। तो तीसरी चुनौती सामने अवंती थी जो बनी हुई थी, लेकिन वहां कोई संघर्ष हमें देखने को नहीं मिलता है। और इस प्रकार इसके अजातशत्रु के समक्ष जब वह गद्दी पर बैठता है तो 3 बड़ी चुनौतियां थी, हमने उसको डिस्कस किया। पहली चुनौती थी कौशल और मगध के बीच में, तो पुनः वैवाहिक संबंध के द्वारा काशी प्रांत को जीत लेता है अजातशत्रु। दूसरी चुनौती थी वज्जी और मगध के मध्य में, जो गौतम बुद्ध के सलाह पे वस्यकार को नियुक्त किया गया गुप्तचर के रूप में, और उसके बाद उस पे आक्रमण किया गया वज्जी पे। 2 महत्वपूर्ण हमें शस्त्रों का उल्लेख मिलता है, रथ मूसल तथा महाशिला कंटक, और इसके बाद लिच्छवी गणराज अंतिम रूप से मगध में मिल गया। अब देखें मगध साम्राज्य का फिलहाल जो स्टेटस है वो ये है कि वो पटना और गया के आसपास के क्षेत्र में था, अंग उसमें शामिल था, इधर काशी का प्रांत शामिल था, और लिच्छवी के मिलते ही उसकी जो उत्तरी सीमा थी वो हिमालय के तलहटी तक पहुंच गई। यहाँ नेपाल है ना आज के डेट में, और ये शिवालिक रेंजेस है, तो शिवालिक रेंजेस तक यानी कि हिमालय की तलहटी तक इसकी सीमा पहुंच गई। तो उत्तर में इसने हिमालय तक अपनी सीमा को पहुंचा दिया। अभी दक्षिण पूरा बाकी है, उत्तर पश्चिम बाकी है, तो आगे के अन्य जो राजा आएंगे वो इसको और विस्तार देंगे। तो इस प्रकार हम समझ रहे हैं कि मगध का साम्राज्यवादी उत्कर्ष किस तरीके से हो रहा था। हमने भी बस 2 राजाओं को डिस्कस किया है, पहला है बिंबिसार, दूसरा है अजातशत्रु। यह दोनों हर एक राजवंश के महत्वपूर्ण शासकों में से हैं। अगला हम पढ़ेंगे उदयन के बारे में। जब उदयन राजगद्दी पे बैठेगा तो उस समय की राजनीतिक स्थिति क्या होती है। नोट में मेंशन कर लेना है, अजातशत्रु का जो उपनाम था कुणिक था, बिंबिसार का जो उपनाम था वह श्रेणिक था। अजातशत्रु के 12 वर्ष के शासन के बाद उसके पुत्र उदयन ने इसकी हत्या करके स्वयं शासक बन गया। देखो हम देख रहे हैं कि हर्यक वंश में लगभग सभी अपने पिता की हत्या करके ही गद्दी पे बैठ रहे हैं, और इसी कारण से इस राजवंश को पितृ हत्या करने वाले वंश के रूप में भी जानते हैं, जिसे पितृहंता जो टर्म इस्तेमाल होता है वो होता है पितृहंता राजवंश। तो प्रश्न पूछ सकता है कि पितृहत्ता राजवंश के रूप में हम किसे जानते हैं, तो उसका जवाब होगा हर्यंक राजवंश। ठीक है। उदयन गद्दी पे बैठता है 460 बीसी से 444 बीसी तक इसका शासनकाल होता है, या 16 वर्षों तक शासन करता है। जब उदयन अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करता है उस वक्त उदयन चंपा का उपराजा था। चंपा कहाँ की राजधानी थी? तो अंग महाजनपद की राजधानी थी। अब अंग जब प्रोविंस के रूप में मगध में मिल गया तो वहां उसे गवर्नर बैठाना था, तो उदयन वहां का गवर्नर था जब अजातशत्रु मगध का शासक था। तो यह वीडियो था अजातशत्रु के संबंध में। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसका जो आपको नोट्स चाहिए, नोट्स इसके टेलीग्राम ग्रुप में अपलोडेड है, जाइए वहां पे ज्वाइन कर लीजिए और PDF वहीं से डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।